इतना सब होने के बाद हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। देखेंगे कि तुम्हारा कौन साथ देगा। सोनिया के जेठ जेठानी उससे तिनक कर बोले, भैया भाभी, आप किसी भूल में मत रहिएगा। भले ही कोई हमारा साथ ना दे, मगर कोई किसी की किस्मत का थोड़ी ना छीन लेगा। सोनिया ने आत्मविश्वास के साथ कहा, तुम्हारी तरह बातें बनाने वाले बहुत देखे हैं दुनिया में, मगर सब एक समय के बाद चुप होकर बैठ जाते हैं। तुम्हें भी देख लेंगे। जेठानी रजनी का पारा कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ था। भाभी, मैं खुद को किस्मत के सहारे छोड़कर लाचार होकर तो नहीं बैठ सकती। माना कि कोई हमारी मदद नहीं करेगा, मगर मैं खुद हमारे हौसले बुलंद करूंगी और एक दिन आपको जरूर दिखाऊंगी कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भैया भाभी, अब तक बहुत बोल लिया आप लोगों ने, मगर शायद आप लोग भूल गए कि देने वाला तो परमात्मा है, उसके आगे तो हम सभी बौने हैं। अगर मेरी किस्मत में दुख लिखा होगा तो दुख भी मिलेगा, लेकिन अब से मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे आपके रहमो करम पर नहीं रहेंगे। सोनिया का पति वरुण भी अपने भाई भाभी की बात को काटते हुए बोला, जरा देखो तो, मेंढक के मुंह में भी जुबान आ गई। रजनी वरुण को झिड़कते हुए बोली, बस भाभी, बहुत सह लिया। अब अगर इसके आगे आपने जुबान से एक शब्द भी निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी भाभी हो। वरुण रजनी की बात सुनकर एकदम तिलमिला गया। अब तक तो ना जाने कितनी बार वो अपनी भाभी के अपमानजनक शब्दों को पी चुका था, लेकिन आज वो पत्नी का साथ पाकर आत्मविश्वास से भर गया। वरुण के मम्मी पापा तो उसे बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, मगर उस समय तक वरुण का बड़ा भाई नितिन काफी समझदार हो चुका था। स्वाभाविक सी बात है कि पिता का बिजनेस नितिन के हाथों में आ गया। अब छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई में कौन ज्यादा रुपए खर्च करे, इसलिए नितिन उसकी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। जैसे तैसे सिर्फ हाई स्कूल करवाकर उसे अपने साथ दुकान पर बिठा लिया और हमेशा ही उस पर इस तरह एहसान जताया कि वो वरुण के ऊपर कोई उपकार कर रहा हो। खुद तो हमेशा गद्दी पर बैठता और वरुण से नौकरों जैसे काम करवाता, मगर वरुण बहुत ही भोले स्वभाव का था, इसलिए वो इसी में खुश था। नितिन को तो बिल्कुल अपना भगवान मानता। समय के साथ नितिन की शादी हो गई। उसकी पत्नी रजनी बहुत ही चालाक स्वभाव की आई। अब तो नितिन ठाठ से दुकान पर बैठता और वरुण घर के सारे काम करता, जैसे घर का सामान लाना, सब्जी लाना, राशन लाना, गैस भरवाना आदि आदि। मगर वरुण को अपनी हालत से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसके लिए तो उसके भैया भाभी भगवान समान थे। इसी तरह धीरे धीरे परिवार बढ़ने लगा। पहले नितिन के 2 बच्चे हो गए, फिर एक गरीब घर की सीधी साधी लड़की सोनिया से वरुण की शादी हो गई। लेकिन जब सोनिया ने अपने जेठ जेठानी का ऐसा व्यवहार देखा तो उसे कहीं ना कहीं बुरा लगता था, क्योंकि इस घर में वरुण की कोई इज्जत नहीं थी। मगर फिर भी वो शांत ही रहती। जब पूरा घर खाना खा लेता तभी वरुण और सोनिया खा सकते थे। उससे पहले चाहे जिसे भी कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। समय बीता और सोनिया और वरुण की एक बेटी हो गई। अब तो रजनी और भी हीन नजरों से उसे देखती। सोनिया को बहुत बुरा लगता और वो वरुण से अलग होने को कहती। वरुण, मुझे पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लगता। सारा दिन नौकरानियों की तरह घर के काम करती हूँ, फिर भी जीजी ना मुझसे और ना मेरी बेटी से सीधे मुंह बात करती। हालांकि धीरे धीरे समझ तो वरुण को भी सब कुछ आ रहा था, लेकिन वो एक ही बात कहकर उसे समझा देता कि ना तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ और ना ही मुझे कुछ और काम आता है। हम अलग होकर कहाँ जाएंगे? वरुण, हम नमक से रोटी खा लेंगे, मगर अब बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि समय के साथ रजनी की हिम्मत बढ़ती ही जा रही थी और वो सोनिया के साथ बिल्कुल नौकरानियों जैसा व्यवहार करने लगी थी। मगर आज तो हद ही हो गई।
सोनिया की बेटी रोली को बहुत जोर से भूख लगी थी और वो भूख से चिल्लाने लगी। तब तक खाना बन चुका था। सोनिया ने एक कटोरी में उसे दाल चावल मिलाकर दे दिए। लेकिन अब तक ना तो रजनी के बच्चे स्कूल से आए थे और ना ही नितिन ने खाना खाया था। बस ये देखकर तो जैसे रजनी के तन बदन में आग लग गई। उसने आव देखा ना ताव रोली के हाथ से कटोरी छीनकर फेंक दी। बड़ी आई मेरे पति और बच्चों से पहले खाना खाने वाली, सारा चौका झूठा कर दिया। सोनिया, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। ये मेरा घर है और यहाँ सब मेरे हिसाब से चलेगा। अब तो रोली और भी ज्यादा जोर से रोने लगी। उसे रोता देखकर सोनिया भी रोने लगी। वरुण सिलेंडर लाने गया था। इत्तेफाक से वो उसी समय आ गया। इंसान सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपने बच्चे के साथ हुई ज्यादती के लिए वो सारी दुनिया से लड़ जाता है। भाभी, ये क्या हो रहा है? आपने रोली के हाथ से दाल चावल की कटोरी क्यों छीनी? आज पहली बार वरुण ने रजनी से तेज आवाज में बात की थी। इस घर में रहना है तो आवाज नीची करके बात करो, वरना अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। रजनी एकदम से बिलबिला कर बोली। बस भाभी, हम आज और अभी इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। सोनिया के अंदर ना जाने कहां से इतना बोलने की हिम्मत आ गई, क्योंकि आज तक वो सिर्फ इसलिए जहर के घूंट पीती रही कि चलो पति के लिए मैं हर अपमान सहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज बेटी के साथ हुए दुर्व्यवहार ने उसका दिल तोड़ दिया। हाँ सोनिया, तुम सही कह रही हो। अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे, वरुण रोते हुए बोला। अभी ये सब बात चल ही रही थी कि नितिन भी खाना खाने आ गया और रजनी ने उन दोनों के सामने ही खूब मिर्च मसाला लगाकर सारी बात बताई। नितिन जलती हुई नजरों से उन दोनों को देख रहा था, मगर अब वरुण और सोनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था और वो दोनों अपना जरूरी सामान लेकर घर से निकल गए। दोनों ने एक बहुत ही छोटे से घर में अपना आशियाना बनाया। सोनिया ने अपने मायके से मिले गहनों के नाम पर मंगलसूत्र को उतार कर वरुण को दे दिया। नहीं सोनिया, मैं तुम्हारी सुहाग की निशानी को नहीं बेच सकता। वरुण, आज भगवान ने हमारे लिए ये परीक्षा जरूर भेजी है, मगर हम लोग इस परीक्षा को जरूर पास कर लेंगे। अगर पति और बच्चे परेशान होंगे तो इस मंगलसूत्र का क्या मोल? सोनिया उस समय एक चट्टान बन गई थी। वरुण ने बहुत ही भारी मन से उस मंगलसूत्र को बेचा। उन रुपयों से घर के बाहर ही एक छोटी सी दुकान खोल ली। सोनिया ने शादी से पहले सिलाई सीखी थी। उसने सिलाई का काम शुरू कर दिया। उसके हाथ में इतनी सफाई थी कि उसका काम दिन रात बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने एक हेल्पर रख लिया और वरुण की दुकान भी अच्छी चलने लगी थी। उन दोनों ने रोली का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। सोनिया का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उसने एक कारखाना खोल लिया। समय ने पलटा खाया और आज सोनिया का रोली के नाम से कपड़ों का शोरूम खुल गया, जिसमें वो सिर्फ अपने डिजाइन किए हुए कपड़े ही रखती। वरुण भगवान का बहुत धन्यवाद करता कि उन्होंने उसे इतनी समझदार और जुझारू जीवन संगिनी दी। आज सोनिया के हौसले से उन सब का जीवन बहुत ही खुशहाल बन गया। मैं खाना खाने के लिए किसी की मनोहार क्यों करूं? तुम्हारा पति होने के नाते आज तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। ये लोग यही सोचते थे कि मेरी पत्नी थोड़ी घमंडी है, अपने ससुराल वालों को अपने बराबर नहीं समझती, इसलिए उन लोगों से ज्यादा बातें नहीं करती। लेकिन आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम दिखावा नहीं करती हो, बल्कि मन से हमारी परवाह और सम्मान करती हो। रमेश ने जब अपनी पत्नी सुधा से कहा तो वहीं पास में बैठी सुधा की सास लता जी भी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। माफ कर दो बहू, मैं हीरे को कंकर समझती रही और कंकर को हीरा। तुम हमेशा हमारी परवाह करती थी, मैं ही समझ नहीं पाई और हमेशा तुम्हें ताने देती रही। मम्मी जी, रमेश
अब बस हुआ। आप लोग खुद को ग्लानि से मत भरिए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। वो कहते हैं ना, वही सामान बिकता है जिसमें चमक हो। फीकी और उदासीन चीजों को कोई पसंद नहीं करता। अब मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा, अब ये सब छोड़िए और जल्दी से तैयार हो जाइए। मम्मी जी के ठीक होने की खुशी में मंदिर चलना है या नहीं? सुधा ने अपनी नम हो चुकी आंखों को पोंछते हुए मुस्कुराते हुए कहा। रमेश अपने कमरे में तैयार होने चला गया और सुधा लता जी की कपड़े बदलने में मदद करने लगी। थोड़ी देर में बच्चों सहित सभी तैयार होकर कार में सवार होकर मंदिर की ओर चल दिए और सुधा शीशे से अपनी सास के चेहरे पर अपने लिए प्यार और सम्मान देख अतीत की यादों में चली गई। 10 साल पहले सुधा लता जी के घर में बड़ी बहू बनकर आई थी। ससुराल में परिवार के नाम पर सास ससुर, 2 शादीशुदा बहनें और 1 देवर थे। सुधा बहुत ही शांत स्वभाव की थी। ब्याह कर आते ही उसने पूरे घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से संभाल ली, लेकिन सुधा का स्वभाव अंतर्मुखी होने के कारण वो सास नंदों के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं पाई। लता जी सोचती कि सुधा उनके पास बैठकर उनकी बेटियों की बढ़ाई और रिश्तेदारों की चुगली में उनका साथ दे, लेकिन सुधा को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए वो सभी काम निपटाने के बाद अपने कमरे में जाकर आराम करती या फिर बुक्स पढ़ती। लता जी अक्सर रमेश को सुधा के उदासीन स्वभाव का उलाहना देती। रमेश ने भी उसे समझाया कि थोड़ा औपचारिक व्यवहार किया करो, खाना खिलाते समय थोड़ा मनोहार किया करो। लेकिन सुधा का कहना था कि उसे ये मनोहार और चुगली करना नहीं आता। क्या उसके आने से पहले मम्मी जी और दीदी पेट भर खाना नहीं खाती थी? तो मुझसे ये उम्मीद क्यों की जाती है कि मैं उनसे खाने के लिए मनोहार करूं? अरे जितनी भूख है खा लीजिए, आप ही का घर है। छोटा हो या बड़ा, सुधा सभी के साथ शांति और सम्मान से बात करती। अगर कोई बीमार है तो पूरे दिल से उसकी सेवा करती, चाहे उसे रात भर जागना क्यों ना पड़े। लेकिन किसी को भी उसका ये गुण दिखाई नहीं दिया। उसे भी कर्तव्य की सीमा से बांध दिया। समय के साथ रमेश भी समझ गया था कि ये उसका स्वाभाविक गुण है, क्योंकि अपनों की चिंता में उसने सुधा को परेशान होते हुए भी देखा था और कभी कभी तो उसने सुधा से डांट भी सुनी कि वो मम्मी पापा के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह कैसे हो सकता है। सुधा की शादी के 5 साल बाद उसकी देवरानी नीलम ने घर में कदम रखा। नीलम बहुत ही तेज तर्रार और होशियार थी। उसने कुछ ही दिनों में लता जी की कमजोरी पकड़ ली। वैसे तो वो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती, लेकिन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लता जी को हमेशा खुश रखती। अपने पास आने का न्योता देती, मगर अगले ही पल ये कहकर टाल देती कि मम्मी जी आप वहाँ बोर हो जाएंगी, 2 कमरों के घर में आपको घुटन होगी और फिर आप वहाँ किसी को जानती भी नहीं है। लता जी भी उसकी बातों को सही ठहराती। नीलम सभी से फोन पर खूब मीठी मीठी बातें करती और इस बात का भी ख्याल रखती कि सास ससुर या ननद कोई भी उसके साथ रहने ना जाए। समय के साथ लता जी को बीमारियों ने घेर लिया। एक दिन अचानक उनके पेट में बहुत तेज दर्द उठा। डॉक्टर ने बताया कि किडनी में स्टोन है और जल्द से जल्द ऑपरेशन करने को कहा। लता जी ने इस बार जिद पकड़ ली कि वो नीलम के पास बड़े शहर में और बड़े डॉक्टर से ही ऑपरेशन करवाएंगी। नीलम ने जब ये सुना तो बहुत बहाने बनाए। लता जी भी दर्द को सहते हुए नीलम के बुलावे का इंतजार करती रही, लेकिन नीलम की बहानेबाजी खत्म ही नहीं हो रही थी। ऐसे ही वो एक रात दर्द से तड़प रही थी तो उनके पति ने उन्हें डांटते हुए कहा, अब तो आंखें खोलो लता, तुम्हारे लाडले बेटे और बहू को तुम्हारी कोई चिंता होती तो वो तुम्हारी बीमारी की खबर लगते ही तुम्हें बुला लेते, मगर तुम तो गांधारी बनकर बैठी हो। तुम्हें सुधा का अपने लिए प्यार और चिंता दिखाई नहीं देती। वो कम बोलती है मगर उसके व्यवहार में हमारे लिए चिंता साफ दिखाई देती है। उसके अंदर कोई छल नहीं है।
नीलम बहू के इंतजार में कहीं देर ना हो जाए। लता जी ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई, लेकिन अभी उनके मन में आशा थी कि शायद नीलम उनकी देखभाल के लिए घर आ जाए। मगर जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया कि बातों की धनी छोटी बहू ने हमेशा सिर्फ अपना फायदा ही देखा है। सुधा ने रात रात भर जागकर लता जी की सेवा की। वो साई की तरह उनके साथ रहती। बेटियां भी उन्हें देखने आई और उन्होंने लता जी को बताया कि नीलम अपनी सहेलियों के साथ गोवा घूम रही है और उसकी पिक्चर भी दिखाई। लता जी अपनी छोटी बहू की चालाकियों को समझ गई थी और उनके दिल दिमाग से नीलम का झूठा प्यार उतर गया था। सुधा की सेवा से लता जी जल्द ही ठीक हो गई। अब सुधा की नंदे भी अपने भाई रमेश से सुधा के अच्छे व्यवहार और गुणों की तारीफ कर रही थी। सभी यही कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी की वजह से लता जी को जीवन दान मिला है। हमेशा अपनी पत्नी की बुराई सुनने वाला आज उसकी तारीफ सुनकर गर्व से खुश हो रहा था, क्योंकि उसका सुधा को लेकर विश्वास सबके दिलों पर असर दिखाने लगा था।